अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीएसए साइकोलॉजी का टॉपिक स्ट्रक्चरल स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ेंगे। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर स्ट्रक्चरल स्कूल ऑफ थॉट ये पहला स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी का। इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। देखें, जब मिडीवल पीरियड के अंदर साइकोलॉजी को स्टडी करने की ख्वाहिश पैदा हुई या लोगों ने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया तो उन्होंने इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से की कि इट्स अ स्टडी ऑफ सोल। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल। तो दरअसल उस टाइम पे यूनिवर्सल ट्रुथ को फाइंड आउट नहीं किया जा रहा था, बस यही था कि डोमिनेंस थी रिलीजन्स की और रिलीजियस हेड्स की। तो वहाँ पे साइकोलॉजी को जो नाम ग्रीक्स ने दिया वो साइको एंड लॉजिया, दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से दिया कि साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ सोल। लेकिन फिर जब स्टडीज़ स्टार्ट हुई पर्टिकुलर डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, तो उसके अंदर फिर विलियम वोंड आए, ठीक है, और उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद डाली। स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट, सबसे पहले ये समझना होगा कि स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है। स्कूल ऑफ थॉट मतलब एक सोच का नाम है जिसके अंदर डिफरेंट लोगों ने उस पर्टिकुलर सोच के तहत ही किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया हो या उसको समझने की कोशिश की हो। तो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट दिया था विल्हेम वूंड ने, और विल्हेम वूंड ने जो इंसान को स्टडी करना शुरू किया उसके माइंड को, तो उसने उसको उस स्ट्रक्चरल वे में स्टडी किया। कैसे किया इसे मैं आपको समझाता हूँ। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आप ले लें कि स्ट्रक्चरलिज्म वाज प्रेजेंटेड बाय विल्हेम वूंड, और विल्हेम वूंड को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक कोशिश की थी कि किसी तरीके से ये साबित कर सकें कि ये साइकोलॉजी एक स्टडी ऑफ साइंस है, साइंटिफिक स्टडी है। तो इसके अंदर उन्होंने लेबॉर्ट्री अपनी बनाई लिप्जिंग में, जर्मनी में 1879 के अंदर। तो विल्हेम वूंड जो थे वो जर्मन थे और इन्होंने पहली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बनाई, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई और इसको एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस इंट्रोड्यूस करवाया। तो उन्होंने जो पहली किताब लिखी है अपनी, उस किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी, सॉरी प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। और इनका जहाँ तक इन्होंने अपना काम किया उसको लेके फिर आगे इनके एक स्टूडेंट चले जिनका नाम था एडवर्ड बी टिचनर। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट जब आया तो इसके जो मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें विल्हेम वूंड का नाम है, एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर का नाम है, ई.बी. टिचनर के नाम से भी जाने जाते हैं। और विल्हेम वूंड ने अपनी पहली साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री 1879 में बनाई लिप्जिंग जर्मनी के मुकाम पर, और जहाँ पे उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए इंसान के माइंड को लेके। तो इन्होंने डिफ़ाइन किया विल्हेम वूंड ने कि साइकोलॉजी जो है वो एक स्टडी ऑफ कॉन्शियस है। तो सबसे पहले हमें इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि स्टडी ऑफ कॉन्शियस क्या होता है, तभी हम समझेंगे कि स्टडी ऑफ कॉन्शियस क्या होगी। कॉन्शियस दरअसल इंसान का जो रीसेंट माइंड है, यानी कि रीसेंट जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे इस वक्त आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं और इसे समझ रहे हैं, अपने आस पास एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं, और आप जिस स्टेट में इस वक्त बैठे हैं ये आपका कॉन्शियस है, ठीक है। इस कॉन्शियस को स्टडी करने की कोशिश की उन्होंने, और फिर इन्होंने कहा कि जो कॉन्शियस है, अगर तो इंसान का कोई कॉन्शियस है तो डेफिनेटली उसका फिर कोई स्ट्रक्चर भी होगा। अब इस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने लगे वो, और उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरलिज्म, फिर उन्होंने इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए उन्होंने क्या किया कि मेंटल प्रोसेस जो हैं आपके, उसको उन्होंने ब्रेक डाउन किया मोस्ट बेसिक कंपोनेंट्स में। तो इन्होंने कहा कि वी कैन नॉट स्टडी द स्टिमुलस एज इट इज़, बट वी नीड मोर स्टडी द स्मॉल एलिमेंट्स हु वर्क फॉर माइंड। उन्होंने कहा जो स्टिमुलस जो आप इंसान की जो बॉडी रिसीव कर रही है एनवायरनमेंट से, इसको तो हम स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन हम ये स्टडी कर सकते हैं
कि जो आपका माइंड है वो किन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शख्स ने हीट का स्टिमुलस लिया है और उसका हाथ जला है, तो उसने ये एक एक्सपीरियंस लिया है जिसे हम कहेंगे ये फीलिंग ऑफ पेन है। तो ये फीलिंग आपके कॉन्शियस का एक कंपोनेंट बना दिया उन्होंने, ठीक है। बट बिफोर फीलिंग द पेन टू टच द फायर एंड स्किन फील्स द फायर। इस फीलिंग को समझने से पहले, इस फीलिंग को लेने से पहले इंसान ने क्या किया था, पहले उसने टच किया फायर को और उसकी स्किन टच हुई, उसकी स्किन ने फायर को फील किया, फिर एक मैसेज उसके ब्रेन तक गया। तो उन्होंने कहा कि ये पूरा एक प्रोसेस है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को हम कैसे करेंगे, हम इसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट क्या था स्ट्रक्चरलिज्म का, वो मैं समझाता हूँ और फिर मैं जो ये अभी इन्होंने बात की कि एलिमेंट्स को के अंदर कॉन्शियस को स्टडी करने का, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो की कॉन्सेप्ट क्या है कि ब्रेन इज़ अ फिज़िकल पार्ट ऑफ बॉडी एंड माइंड हैज़ नो फिज़िकल शेप, इट इज़ अ मेटाफिज़िकल एंड इज़ अ फंक्शन ऑफ ब्रेन। तो उन्होंने समझाया क्या कि जो ब्रेन है वो फिज़िकल पार्ट ऑफ बॉडी है। अब फिज़िकल पार्ट ऑफ बॉडी कौन सी हो, फिज़िकल पार्ट्स कौन से होते हैं? फिज़िकल पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप उनका कोई वेट होता है, उनका कोई कलर होता है, ये फ़िज़िकल बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो ये माइंड जो ब्रेन है, ये आप इसको देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और आप इसका वज़न भी होता है, इसका कलर भी होता है, यानी कि ये एग्ज़िस्ट करता है और आप इसको इस जो चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, वो सारी क्या हैं, वो हैं फ़िज़िकल। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते, ना ही टच कर पाते, ना उनका कलर होता है, ना उनका वेट होता है, लेकिन हम फिर भी बिलीव करते हैं कि वो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ऐसे पार्ट्स को कहते हैं मेटाफिज़िकल। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रेन है वो फिज़िकल पार्ट है, जबकि जो माइंड है इसकी कोई शेप नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई वेट नहीं है, लेकिन हम इस पे यकीन करते हैं कि ये एग्ज़िस्ट करता है, इसलिए ये क्या है, ये मेटाफिज़िकल पार्ट ऑफ द बॉडी है, ठीक है। तो और ये ये जो मेटाफिज़िकल पार्ट है माइंड, ये किसके नतीजे में बना, ये फंक्शन ऑफ ब्रेन के नतीजे में बना, यानी कि ब्रेन ने एक फंक्शन किया पूरा परफॉर्म और उस फंक्शन के बाद जो चीज़ हमें रिजल्टेंटली मिली वो एक एक्सपीरियंस था और ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ, जितने भी प्रोसेसेस किए हैं आपके ब्रेन ने, जो मेंटल प्रोसेसेस किए हैं, उसका फंक्शन था, उस फंक्शन के नतीजे में जो कुछ भी मिला आपको, उसे कहेंगे कि वो क्या है, वो आपका माइंड है। यानी कि जो हम यूँ कहेंगे कि माइंड इज़ अ सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस। अच्छा जी, अब ये सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात आ गई, तो फिर एक्सपीरियंसेस क्या हैं? फीलिंग्स, इमोशंस, इमेजिनेशंस, ये सब आप ये एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। और दीज ऑल एक्सपीरियंसेस कलेक्टिवली मेक्स अप द माइंड एंड आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। तो जो माइंड का स्ट्रक्चर है या आपके कॉन्शियस का स्ट्रक्चर है, वो क्या हुआ, वो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके बना है और वो एलिमेंट्स क्या हैं? फीलिंग्स, इमोशंस और इमेजिनेशंस। तो इसकी बेस पे जो आपकी तमाम पूरी ज़िंदगी की जितनी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं और इमेजिनेशंस हैं, ये सारी मिल के क्या बना रही हैं? ये आपका माइंड बना रही हैं, क्योंकि इनका जो सम टोटल है वो क्या है? वो आपका एक्सपीरियंसेस हैं। तो इन एक्सपीरियंस के जो सम टोटल है वो क्या है? वो आपका माइंड है। तो माइंड इज़ अ सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ, ठीक है। सो और स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म के मुताबिक साइकोलॉजी क्या है? वो है जी, इट्स अ स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। एलिमेंट्स क्या हैं? फीलिंग्स, इमोशंस और इमेजिनेशंस। ये था की कॉन्सेप्ट किनका? विलियम वोंट का। तो विलियम वोंट के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। माइंड और कॉन्शियसनेस एक ही कंसेप्ट था इनके मुताबिक कि माइंड आपका कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो आप कॉन्शियसनेस
को कैसे करेंगे, उसमें क्या कहेंगे कि आप कॉन्शियसनेस कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, इट हैज़ आइडियाज़, इट हैज़ फीलिंग्स, इट हैज़ इमोशंस। ठीक है, तो फीलिंग्स मे बी ऑफ 3 टाइप्स, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, रिलैक्स्ड और टेंस, काम और एक्साइटेड। ठीक है, तो फिर फर्दर ये यहाँ तक इन्होंने काम किया और ये बताया उन्होंने अपने स्कूल ऑफ थॉट के अंदर। यहाँ से आगे इनके स्टूडेंट एडवर्ड बी टिचनर ने काम किया, तो उनका थोड़ा सा तारुफ आपको दे देते हैं कि एडवर्ड बी टिचनर कौन थे वो। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ विल्हेम वॉन्ड, ही वॉज एन इंग्लिश मैन एंड ये जर्मनी के अंदर पढ़ते रहे ये, और उसके बाद ये अमेरिका चले गए, कि अमेरिका से आए थे पढ़ने के लिए विल्हेम वॉन्ड के पास। तो उसके बाद ये फिर वापस अमेरिका चले गए और फिर अमेरिका में ही इनकी डेथ होगी। ही सेड दैट साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, द ओनली वे इट कुड बी स्टडीड वाज बाय इंट्रोस्पेक्शन। इन्होंने कहा अपने उस्ताद के मुताबिक, इन्होंने भी वही बात की कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताना मुनासिब समझता हूँ कि जो पहली डेफिनेशन थी वो क्या थी, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल। और फिर जब स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट आया तो फिर स्ट्रक्चरलिज्म के मुताबिक साइकोलॉजी क्या हो गई, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो एडवर्ड बी टिचनर ने भी यही कहा। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर कहा कि अब ये तो पता चल गया कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो इस कॉन्शियसनेस को स्टडी करने का तरीका जो उन्होंने अडॉप्ट किया उसका नाम है इंट्रोस्पेक्शन। इसको हम आगे जाके स्टडी करते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन क्या है। तो द ओनली वे, according to Edward Bedford Titchener, the only way to study the consciousness is introspection. He thought it is a special method and not everyone could introspect. उन्होंने कहा कि ये एक इंट्रोस्पेक्शन के बारे में उन्होंने क्या कहा कि इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड ऑफ स्टडिंग द माइंड है, ये एक स्पेशल मेथड है और इसके अंदर हर इंसान को स्टडी नहीं किया जा सकता। अगर आपने किसी को स्टडी करना है, पहले आप उसको क्या करेंगे, जिस इंसान को आप स्टडी करने लगे हैं, पहले तो आप उसको ट्रेन करेंगे इसके लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए, और फिर आप उसको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको इंट्रोस्पेक्शन समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से उसको ट्रेन करते हैं और कैसे उसे पूछते हैं सारा कुछ, और उसको स्टडी कैसे करते हैं। लेकिन एडवर्ड बी टिचनर के मुताबिक जो एलिमेंट्स ऑफ माइंड हैं, इनको हम पहले डिस्कस। एडवर्ड बी टिचनर के मुताबिक जो एलिमेंट्स ऑफ माइंड हैं, इनको हम पहले स्टडी कर लेते हैं कि टिचनर इन 1908 कंक्लूडेड दैट देयर वाज 3 काइंड्स ऑफ मेंटल कंपोनेंट्स दैट कुड बी कंसीडर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्शियस एक्सपीरियंस। वो क्या क्या हैं, सेंसेशन है, इमेजेस हैं और फैक्शंस हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट्स हैं किसके, कॉन्शियसनेस के, सेंसेशन, इमेजेस और अफेक्शन। ठीक है, दीज कंपोनेंट्स कुड बी ब्लॉक कोटेड इनटू देयर पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज विच ही डिसाइडेड वर, कि इन सेंसेशंस, इमेजिनेशंस और अफेक्शंस की क्वालिटी देखी जाएगी, इनकी इंटेंसिटी देखी जाएगी, इनकी ड्यूरेशन देखी जाएगी, इनकी क्लियरनेस देखी जाएगी और इनकी एक्सटेंसिटी को स्टडी किया जाएगा। क्वालिटी क्या मतलब है कि भाई कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, ठीक है, और कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, और उसकी क्लियरनेसनेस क्या है, और फिर उसकी एक्सटेंसिटी क्या है। ये सब चीज़ें स्टडी की जाती हैं इसमें। तो इनके मुताबिक जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो स्टडी ऑफ कॉन्शियस माइंड है, और इनका बिलीव है कि साइकोलॉजी का फोकस जो है वो कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड होना चाहिए। कॉन्शियसनेस मींस द अवेयरनेस ऑफ करंट स्टेट। स्टडी ऑफ कॉन्शियस माइंड इज़ नॉन एज इंट्रोस्पेक्शन, और इंट्रोस्पेक्शन के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, फीलिंग्स को, इमोशंस को और इमेजिनेशंस को। सो अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चरलिस्ट यूज द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ मैप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर एक मैप क्रिएट किया जाएगा, लेकिन कैसे क्रिएट किया जाएगा।
दरअसल इस मेथड के अंदर होता क्या है कि आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, आप उसको डिफरेंट चीज़ें दिखाते हैं, सही है, और फिर उससे उसकी सोच पूछी जाती है उसके हवाले से कि उसका अब तक का लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है और वो क्या जानता है उस चीज़ के बारे में, और वो कैसे परसीव करता है उस चीज़ को, वो कैसे फ़ील करता है उसको, ठीक है, और उसके इमोशंस क्या हैं उसे लेके, ठीक है। तो जब वो जब बताता जाता है उस चीज़ के बारे में, तो जो उसे समझने वाला आगे उसका साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, वो ये समझ जाता है कि भाई इस इंसान का अब तक का कॉन्शियस क्या है और उसमें किस चीज़ की कमी है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर वो उसको ट्रीट करते हैं। खैर हम इसको मज़ीद स्टडी करते हैं आगे। इंट्रोस्पेक्शन इन्वॉल्व्स आस्किंग रिसर्च पार्टिसिपेंट्स टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट दे एक्सपीरियंस एज दे वर्क ऑन मेंटल टास्क सच एज व्यूइंग कलर्स। उनको कलर्स दिखाए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि उन कलर्स के हवाले से उनका क्या एक्सपीरियंस है, रीडिंग द पेज इन अ बुक और परफॉर्मिंग अ मैथ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इन अदर स्टडीज़ द स्ट्रक्चरलिस्ट यूज न्यूली इन्वेंटेड रिएक्शन टाइम इंस्ट्रूमेंट्स बाय सिस्टमेटिकली असेस not only what the participants were thinking about, how long it took them to do so, method of studying awareness क्या है, ठीक है, कि the process of directly examining one's own conscious mental state and processes or an examination of one's own conscious thoughts and feelings, वो खुद ही सोचेगा, खुद ही बताएगा अपने बारे में, ठीक है, और जस्ट जो साइकोलॉजिस्ट है वो एग्जामाइन करेगा कि इसका अब तक का कॉन्शियस क्या है, वो अपने बारे में खुद ही बताता जाएगा, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी इमेजिनेशंस के बारे में, किसी भी चीज़ को लेके, और फिर वहाँ से जो साइकोलॉजिस्ट है वो आइडिया लगाएगा, ठीक है। तो ये मेथड जो है इसको सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं इसी वजह से। तो इसके अंदर क्या होता है कि थॉट द कॉन्शियस, ये जो एडवर्ड बी टिचनर है, इनकी सोच ये थी कि कॉन्शियसनेस कुड बी स्टडीड बाय इंट्रोस्पेक्शन। इट डिस्क्राइब्स दैट व्हाट अ पर्सन इज़ फीलिंग आफ्टर प्रोवाइडिंग अ स्टिमुलस टू somebody and then ask him to tell about his her feelings is called as introspection. So आपको इंट्रोस्पेक्शन की समझ आ गई होगी कि इंसान को कोई भी स्टिमुलस दिया जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद उससे पूछा जाता है कि वो इसके बारे में क्या फ़ील करता है, इसकी इमेजिनेशंस क्या हैं, इसके बारे में इसके इमोशंस क्या हैं, उस चीज़ को लेके तो उसकी बेस पे पता चल जाता है कि इसकी सिचुएशन क्या है। लाइक आप जैसे स्टिमुलस देते हैं, लाइक साउंड, किसी किस्म की लाइट, ठीक है, या कोई कलर उसको दिखाया, तो उसके बाद क्या करता है कि जो सब्जेक्ट है, जो क्लाइंट है, वो क्या करता है कि वो रिपोर्ट बैक करता है अपने इमोशंस को, सेंसेशंस को, थॉट्स को, ठीक है, जो कि उस आवाज़ को या उस लाइट को देखने के बाद उसके माइंड में आया है, उसे कुछ याद आया है, वो उसको बताता है। और फिर क्या करते हैं, कंपेयर ऑल द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स टू सी व्हाट वाज सिमिलर एंड डिफरेंट अबाउट देम इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन, ठीक है। तो फिर उनकी बेसिस पे जो साइकोलॉजिस्ट है वो रिपोर्ट करता है कि भाई इसकी कॉन्शियसनेस में क्या क्या चीज़ कम है, इसने अभी तक क्या कुछ इस अचीव नहीं किया लाइफ में, कि किस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो उस इस तरीके के अंदर लॉ ऑफ कंटिन्यूटी को यूज़ किया जाता है। इसको लॉ ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लॉ ऑफ एसोसिएशन क्या है, जैसे मैं अभी आपसे कहूँ कि वर्ड यूज़ करूँ पेंसिल, ठीक है, तो इस पेंसिल के वर्ड को सुनते ही साथ आपके माइंड में ये जो चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, जिनको आप एसोसिएट करेंगे इस वर्ड के साथ, पेंसिल के साथ, आप बताएंगे कि ये लिख सकती है, ये लेड होता है इसके अंदर, ये वुड की बनी हुई है, ठीक है, इसकी लिखाई को रबर से मिटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप एसोसिएट करेंगे सिर्फ सिंगल एक वर्ड के साथ, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन। आपके सामने किसी भी चीज़ का नाम लिया जाए तो आप डिफरेंट चीज़ों को उसके साथ एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं, तो इसकी बेसिस पे पता चल जाता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। सो लॉ ऑफ एसोसिएशन क्या है, अ सिंगल थॉट कैन अवर्क द अदर एसोसिएटेड थॉट्स, मीन्स मैनी स्मॉल थॉट्स कंपोजेस बिग आइडियाज़, ठीक है जी।
फिर सेंसेशन है। सेंसेशन ये है कि आप चीज़ों आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो 5 हैं, 5 सेंसेशंस हैं आपकी, साइट की, हेयरिंग की, टेस्ट की, टच की और स्मेल की, ठीक है। तो उन्हें चेक किया जाता है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही हैं या उनकी वर्किंग कैसी है, ठीक है। तो आपकी एक सेंस है विजुअल, जिसे साइट कहते हैं, आपकी एक ऑडिटरी है जैसे साउंड सुनने की यानी कि हेयरिंग की, ठीक है, और फिर ऑल्फिकेशन स्मेल की है, फिर टेस्ट की और फिर टच की है, ठीक है। तो आप एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलस लेते हैं तो उसे कहते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और फिर सेंसेशन क्या है? सेंसेशन रेफर्स टू द फिजिकल स्टिमुलेशन ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर। और परसेप्शन क्या है कि आपने जो कुछ भी सुना, देखा, चखा, ठीक है, उसको आपने परसीव कैसे किया, मतलब उसको इंटरप्रेट कैसे किया आपने, उसको कैसे बयान किया कि भाई ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो परसेप्शन इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग इन दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो सेंसेशन क्या है कि नॉलेज ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज़ गैदर्ड बाय इंडिविजुअल्स थ्रू देयर सेंसेशन एंड मेक्स एन इमेज अबाउट डिफरेंट थिंग्स। सेंसेशन के बाद अगली चीज़ आती है परसेप्शन। फिर परसेप्शन देखी जाती है कि ये शख्स चीज़ों को किस तरह से परसीव करता है, किस तरह से अंडरस्टैंड करता है चीज़ों को, और इसका अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह से इसकी हेल्प करता है किसी भी चीज़ को परसीव करने में। तो परसेप्शन रेफर्स टू द वे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इम्प्रेशंस इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरनमेंट। सो सेंसेशन इज़ एन इनपुट। जो हमने सेंसेशन पढ़ी ये इनपुट है, यानी कि सेंसेशन से हम क्या कहते हैं, हम एनवायरनमेंट के स्टिमुलाई को लेते हैं, सेंस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट है, और जब हमारी बॉडी जब उसे रिसीव कर लेती है, सेंस कर लेती है किसी चीज़ को, तो फिर उसके बाद परसेप्शन क्रिएट होती है ना, फिर हम बताते हैं ये क्या है। तो ये क्या है? ये हमारी बॉडी का आउटपुट है। सो सेंसेशन इज़ एन इनपुट एंड परसेप्शन इज़ एन आउटपुट। ये देखें, ये 9 है या 6 है, इसको जिस तरीके से किसी ने देखा है वो उसी तरीके से परसीव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी परसेप्शन हो गई। अटेंशन। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड Bittner, there are 2 types of attentions, primary attention और सेकंड वन इज़ द सेकेंडरी अटेंशन, ठीक है। प्राइमरी अटेंशन क्या है? ये इनवॉलंटरी होती है, यानी कि हम किसी भी चीज़ को गुज़रते हुए देखते हैं या कोई भी चीज़ हमारे सामने ले ली जिसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी चीज़ का हमारे सामने ज़िक्र कर दिया गया, उसका हमारा उसके साथ कोई ख़ास कंसर्न नहीं है, तो हम उसको बस सुन लेते हैं प्राइमरीली, ठीक है। लेकिन वो अनवॉलंटरली सुनते हैं, मतलब हम इंटरेस्ट लेके नहीं सुनते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है किसी चीज़ के साथ, और जब उसका ज़िक्र हमारे सामने होता है या वो हमारे सामने आती है, तो फिर हम उसको सेकेंडरी अटेंशन देते हैं, मतलब हम फिर उसको वॉलंटरली अटेंशन देते हैं, मतलब हम इंटरेस्ट लेके उसको देख रहे होते हैं। तो यहाँ से ही पता चल जाता है कि किसी भी चीज़ के बारे में उसका क्या कॉन्शियस है या क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे सामने कोई 10-15 लोग जा रहे हैं तो हम उन्हें प्राइमरीली देख रहे होते हैं, हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उनके अंदर, ठीक है। हम अनवॉलंटरीली देख रहे होते हैं। लेकिन उन्हीं में कोई हमारा भाई या कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त नज़र आ जाए तो फिर हम उसको, मतलब उसके ऊपर फोकस हो जाता है, हम वॉलंटरली उसको अटेंशन देना शुरू कर देते हैं और फिर हम उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा एक्सपीरियंस की बेस पे है। आगे चलते हैं कंक्लूजन की तरफ कि it is the first and major school of psychology. Structuralism also influenced experimental psychology. It provided base for the study of mind under its elements. Titchener subdivided consciousness into 3 domains: physical sensation, image and feelings. इस स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ। उन्होंने कहा कि ये फिजिबल है ही नहीं कि आप हर इंसान को इंट्रोस्पेक्ट कर सकें। आप देख लें कि हर इंसान को तो ट्रेन नहीं किया जा सकता, और ना ही हर इंसान जो है वो लाइक आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रिस्पॉन्ड करेगा। और
देख, इसको जानवरों पे भी अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि आप उन्हें ट्रेन नहीं कर सकते इंट्रोस्पेक्शन के लिए, और इसको बच्चों के ऊपर भी नहीं अप्लाई किया जा सकता। ठीक है, तो कांट बी मेजर्ड लाइक इंटेलिजेंस, इसके अंदर इंटेलिजेंस को भी नहीं मेजर किया जा सकता, एटीट्यूड को भी मेजर नहीं किया जा सकता, पर्सनैलिटी को भी मेजर नहीं किया जा सकता। इंट्रोस्पेक्शन इसमें जनरलिटी भी नहीं है। सो और ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है इंटरनल बिहेवियर के। एक्सटर्नल बिहेवियर को तो ये समझ ही नहीं रहा, ये सिर्फ मेंटल प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हो रहा है इसके अंदर कुछ, ये लिमिटेड रिसर्च है इसके अंदर। ठीक है, तो स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड इज़ टू सब्जेक्टिव, और फिर ये सब्जेक्टिव है, मतलब ये स्टडी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं ये उस पर डिपेंडेंट है, क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि क्लाइंट ख़ुद ही अपने बारे में अंदाज़े लगा रहा है और बता रहा है। ठीक है, वो गलत, उसका अंदाज़े गलत भी हो सकते हैं, और वो जो बयान कर रहा है वो भी गलत कर सकता है, वो चीज़ों को हो सकता है कि गलत परसीव किया हो चीज़ों को उसने। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव स्टडी नहीं है, इसके अंदर अपना जो एक्सपीरियंस और नॉलेज है ना उसकी बेस पे बात नहीं कर सकता साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, और इसको आप डायरेक्टली ऑब्ज़र्व भी नहीं कर सकते, और जो चीज़ डायरेक्टली ऑब्ज़र्व ना की जा सके वो साइंटिफिक स्टडी मेथड के अंदर आती नहीं है। इसलिए ये जो वे ऑफ स्टडी है ये आपकी साइंटिफिक नहीं हो सकती। सो दिस आल्सो रिसीव्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम द गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी व्हिच आर्ग्यूज दैट द माइंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू individual elements. Structuralism was criticized for excluding and ignoring important development happening outside of structuralism. For instance, structuralism did not concern itself with the study of animal बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। इसके अंदर आप एनिमल्स के बिहेवियर को भी नहीं पढ़ सकते। होपफुली आपको इस इंट्रोस्पेक्शन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसको अगर आपने लिखना हो तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके ये आपको दे दिया है, आप इसे राइट डाउन करके तो अपने क्वेश्चन को मज़ीद बेहतर बना के लिख सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।